सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 2 जो है सेमेस्टर 4 का, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 का। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने जो फीचर्स ऑफ कंपनी है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फीचर्स को चालू किया था, जिसका पहला फीचर हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया था। एंड आज हम लोग बाकी के जितने भी फीचर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि देखो कल लेक्चर आया था तो एक दिन हो गया है, तो हो सकता है आप काफ़ी कुछ चीज़ें भूल गए हो, तो इसलिए वापस से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड देन वापस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट जो है, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये एक नया एक्ट बनाया हुआ एक्ट नहीं है। ये पहले पुराना एक एक्ट था, मतलब बेसिकली अपना एक्ट 1956 वाला एक्ट है। एंड उसके अंदर देखो हमारा जो ये 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था, ये इसके अंदर जो प्रोविजन थे वो इतने थे। एंड टाइम टू टाइम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए, कंपनीज के डेफिनेशन चेंजेस होते गए, मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए और एक्ट बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, एक नया एक्ट ही ला दिया गया। बोला गया कि नहीं, एक काम करते, एक नया एक्ट ही लाते 2013 के अंदर। एंड देन एक नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2030 कह सकते हो, इसी को अपडेट करके नया एक्ट ला दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंदर बताए कितना सेक्शन है, तो देखो मैंने आपको बताया था 470 सेक्शन है टोटल, ये सारे सेक्शन है। ठीक है, क्वालिटी को इंक्रीज करोगे तो दिख भी जाएंगे, नहीं तो आप जाकर गूगल पे सर्च मार सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अंदर टोटल 470 सेक्शन है, जिनको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स के अंदर। मतलब 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शन है एंड 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस बताए गए हैं एक्ट के, कि बेसिकली आपको रूल्स एंड रेगुलर जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई गई है। एंड जो शेड्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो रिपोर्ट्स होते हैं, बेसिकली जो कंपनीज को देने रहते हैं, उसके प्रेजेंटेशन के बारे में, ऐसी मतलब बेसिकली कह सकते हो प्रेजेंटेशंस के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें बताई गई है, कि किस तरीके से हमको रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद देखो हमने डेफिनेशन देखी थी, जिसको आज भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो। तो देखो सबसे पहले हमने देखा है क्या, कि सेक्शन 2 जो है अपना कंपनीज एक्ट का, उसका जो क्लॉज 20 है कंपनीज एक्ट 2013 का, डिफाइन कंपनी एज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी क्या, कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस, आपने कोई बिजनेस खोला है एंड देन आप उसको रजिस्टर करवा देते हो अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अंडर दिस एक्ट मतलब जो अपना 2013 वाला जो एक्ट है, बेसिकली जो 2013 वाला जो अपना एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसके अंडर में अगर आप इनकॉर्पोरेट करवा देते हो, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवा देना। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी अब एग्जिस्टेंट में आ चुकी है। ठीक है, तो आप एक बार इनकॉर्पोरेट करवा देते हो इस एक्ट के अंदर 2013 वाले में, या फिर इससे जो प्रीवियस कंपनी लॉ था, यानी जैसे अपना 1956 वाला, उसके अंदर भी अगर आप इनकॉर्पोरेशन करवा देते हो, देन आपकी कंपनी, आपका जो बिजनेस होगा उसको हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली उसको कंपनी बोला जाएगा, तो इसी को कंपनी बोलेंगे। काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब सिंपल सी बात यही है कि जो रजिस्ट्रेशन करवा देगा उसको हम कंपनी बोलेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन थी। देन हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में समझा था। रजिस्ट्रेशन क्या है, कि बेसिकली देखो अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो, कंपनी देखो लोग कंपनी किस लिए खोलते हैं, कंपनी लोग इसलिए खोलना चाहते हैं, नहीं तो हम छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं क्या, कि हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल पे जाए। ठीक है, बड़े लेवल पे बिजनेस हम करना चाहते हैं, तो हमको बड़ा कैपिटल भी लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। एंड वो बहुत सारा पैसा कहाँ से आएगा, तो वो बहुत सारा जो पैसा है वो आएगा शेयर मार्केट से। ठीक है, शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा आ सकता है, मतलब हम बेसिकली अपने जो शेयर्स होते हैं उन्हें पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो कंपनीज होती है, जैसे पब्लिक कंपनी, देखो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, बट आपको शॉर्टली अगर बताऊं तो देखो प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, कि जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट लोग, मतलब बेसिकली कुछ गिने चुने लोग अपने खरीद सकते हैं। ठीक है, बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कि बेसिकली कोई भी पब्लिक जो है, यानी आम जनता जो है, वो आपके जो शेयर्स है कंपनी को खरीद सकते हैं, तो उन कंपनीज को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ये यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं हो रही है। पब्लिक मतलब बेसिकली जैसे रिलायंस कंपनी है, तो वो भी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, वो सरकारी कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी मतलब कोई भी आपके शेयर्स को खरीद सकता है, कोई भी पब्लिक। ठीक है, तो कोई भी कंपनी इसलिए बनाता है ताकि हम लोग जो है, हम लोग बेसिकली ढेर सारे शेयर्स को खरीद, मतलब बेसिकली अपने शेयर्स को बेच सके एंड देन ढेर सारा कैपिटल ला सके, एंड साथ ही में हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है ऐसा हो जाए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हो। एक बार अगर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जिसके अंदर बताया, मतलब बेसिकली एक बार आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब कौन, जो कि बिजनेस को चालू करना चाहते हैं, मतलब कह सकते हो जो फाउंडर्स होते हैं या फिर जो मेंबर्स होते हैं जो कि बिजनेस को चालू करना चाहते हैं,
तो वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर जिनको हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, तो जब तक कंपनी नहीं बनती है तब तक उनको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, और एक बार कंपनी बन जाती है तो उन्हीं लोगों को फिर हम मेंबर बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि एक बार सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेंबर्स बन जाते हैं, एंड कंपनी को वो सारे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए एज अ कंपनी, वो सारे बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाते हैं, जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील मिल जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का वो मिल जाता है, देन ये कोई भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलने लग जाएंगे एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, एंड देन हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में देखा था कि वहाँ पर लिमिट होती है, अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो देन आपको फाइन लगेगा 1 लाख रुपए का। इससे अच्छा एक काम करो, कंपनी बना लो। नाउ अब देखो दूसरा जो हमारा फीचर है कंपनी का, वो आप देख लेते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो आपने 12th में ओसीएम में पढ़ा होगा कि बेसिकली कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कानून की नज़रों में। मतलब क्या, कि देखो जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये कौन है, मैं हूँ अंकित, एंड ये कौन है, ये है सुमित। ठीक है, एंड देन ये है पायल। ठीक है, अब हम तीनों जो है हम लोग चाहते हैं चलो बिजनेस करेंगे, मस्त बिजनेस करेंगे। ठीक है, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब हमसे नहीं होगा पढ़ाई लिखाई, हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, सोचे कौन सा बिजनेस करें, तो देखो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है, मतलब चाय वाले, मतलब एमबीए चाय वाले, पानी पूरी वाले, तो हमने सोचा हम भी बीकॉम चाय वाला खोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हम भी खोलेंगे बीकॉम चाय वाला। ठीक है, चाय बेचेंगे हम लोग बेसिकली, बीकॉम चाय वाला। ठीक है, हम लोग भी बीकॉम चाय वाला बेसिकली खोलेंगे बिजनेस। ठीक है, तो हमने सोचा चलो हम भी बिजनेस खोलते हैं, तो हम क्या गए, हमने क्या किया, पहली बात तो पैसे इकट्ठा किया, हम शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, कौन, 3 लोग हैं शेयर होल्डर्स कंपनी के। तो हमने क्या किया, हमने पैसे इकट्ठे किए, कुछ पैसे कर्जे ले लिए बैंक से, एंड देन हमने बिजनेस खोलने के लिए चले गए आरओसी के पास में कि देखो भैया हमको रजिस्टर करवा दो हमारी कंपनी को, हम कंपनी खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आरओसी के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स को दिए, जमा किए, एंड देन हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। ठीक है, हमको सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिल गया, हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। अब देखो एक बार आपकी जो कंपनी होती है वो रजिस्टर हो जाती है, तो आपकी जो कंपनी है उसको एक स्टेटस मिलता है कानून की नज़रों में कि अब ये जो कंपनी है ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, तो ये जो कंपनी है कानून की नज़रों में अब एक नया पर्सन है जो जन्म ले चुका है। ठीक है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल पर्सन जन्म ले चुका है कानून की नज़रों में। ठीक है, अब कल को अगर मान लो ये कंपनी किसी से कर्जा लेती है, बेसिकली ये जो कंपनी है कल को किसी से कर्जा लेती है, तो वो जो कर्जा भरने का जो लाइबिलिटी होगा, जो ऑब्लिगेशन होगा, वो कंपनी का होगा, ना कि शेयर होल्डर्स का। यानी क्या, कि जैसा आपने पता होगा बेसिकली इसमें अपनी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो अभी आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, या एग्जांपल दूंगा और अच्छे से, एक केस लॉ है, 1-2 केस लॉ हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो अब जैसे कि ये जो कंपनी किसी से कर्जा लेती है, तो वो जो उसकी ऑब्लिगेशन है जो है उसको भरने की, वो कंपनी की होती है, ना कि शेयर होल्डर्स। ये अब कैसे, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ बेसिकली कि कैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी को बनाने वाले होते हैं, और जो कंपनी होती है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, कैसे होती है, तो आपको समझाता हूँ। देखो एक केस लॉ से समझेंगे जो कि है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बेसिकली केस लॉ में क्या हुआ था तो आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो बेसिकली एक पर्सन था जिसका नाम था सोलोमन। ठीक है, अब ये जो पर्सन था बेसिकली ये कौन सा बिजनेस करता था, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शू का बिजनेस करता था, मतलब जूता बनाने का काम करता था। ठीक है, तो ये इसका बिजनेस चल रहा था, काफ़ी ढंग से अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मस्त कमा रहा था। अब इसने सोचा एक काम करता हूँ मैं कंपनी खोल देता हूँ, मतलब छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, हम लोग एक काम करते हैं एक बड़े लेवल पे कंपनी खोलते हैं, वहाँ पे बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो सोलोमन जो रहता है वो क्या करता है, वो एक कंपनी खोल देता है जिसका नाम बेसिकली वो रख देता है कंपनी का सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब एक कंपनी खोल देता है। ओके, अब कंपनी खोल देता है बेसिकली जो सोलोमन जो रहता है वो एक कंपनी खोल देता है। अब होता है क्या है, देखो ये जो कंपनी होती है इसके अंदर कौन कौन शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो वो भी आपको बता दूं कौन कौन मेंबर है कंपनी के। तो देखो सोलोमन एक तो ये अपना कंपनी का मेंबर रहता है, एंड देन इसके परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे इसके मतलब बेसिकली मेंबर्स होते हैं। यानी क्या, इसकी जो वाइफ रहती है, पत्नी, वो मेंबर होती है, और उसके बाद इसकी एक बेटी रहती है, डॉटर रहती है, वो इसकी मेंबर रहती है, एंड देन 4 बेटे रहते हैं, वो इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और 4 में से 2 जो इसके लड़के रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी रहते हैं इसकी कंपनी के। ठीक है, तो बेसिकली कैसा, तो पूरा फैमिली बिजनेस ही रहता है, बट इसको क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है तो अब ये कंपनी, इसको टाइटल मिल चुका है कि हाँ भाई ये कंपनी है। ठीक है, अब ये जो सोलोमन रहता है ये क्या करता है, अपना ये जो बिजनेस इसका चल रहा था पहले, मतलब ये जो लेदर शू का जो बिजनेस चल रहा था वो ट्रांसफर कर देता है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। कोई मतलब बेसिकली अब ये जो बिजनेस है मैं सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है। ओके, और इसका बेसिकली जितना इसने इन्वेस्ट किया था, मतलब टोटल इसने जितना भी बिजनेस अपना ट्रांसफर किया था उसकी जो कीमत थी वो थी 40,000 पाउंड्स। ठीक है, बेसिकली ये यूके का बेसिकली केस लॉ है, तो इसलिए वहाँ पर पाउंड्स क्योंकि होते हैं तो इसलिए यहाँ पर पाउंड्स दिए गए कि 40,000 पाउंड्स के जो इसने बेसिकली इन्वेस्टमेंट आप एक तरीके से कह दो, अब ये सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर डाल दिए। ठीक है,
एंड उसके बदले में अब ये कुछ लेगा भी बेसिकली। जैसे अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कुछ बदले में लेते हैं ना, शेयर्स लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, कुछ तो लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो सोलोमन था, इसने क्या किया कि 40,000 पाउंड्स इसने दिए कंपनी को, एंड देन उसके बदले में इसने 20,000 पाउंड्स के शेयर्स खरीदे, ठीक है, 20,000 पाउंड्स के शेयर खरीदे एंड 10,000 के डिबेंचर्स ले लिए कंपनी के, ठीक है। 20,000 पाउंड्स के शेयर मतलब क्या है, तो आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो टोटल इसने 20,000 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की कीमत 1 पाउंड थी, तो इसलिए यहाँ पर 20,000 पाउंड्स लिखे हुए हैं कि मतलब टोटल 20,000 पाउंड्स के शेयर इसने खरीदे, और टोटल इसके पास शेयर्स कितने, तो वो भी 20,000 है, क्योंकि एक शेयर एक पाउंड्स का है, ठीक है। एंड बाकी जो इसके फैमिली मेंबर थे सबके पास एक एक शेयर्स थे, कह सकते हैं बहुत कम थी, मतलब सारे के सारे सोलोमन ने ही खुद ही रख लिए थे ज़्यादातर, मेजॉरिटी, ओके। उसके बाद देखोगे इसके पास 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स थे, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है आपको मैं भी पता होगा। डिबेंचर्स एक टाइप से लोन होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं किसी कंपनी को लोन देना चाहता हूँ, तो हम बेसिकली उस कंपनी को पैसा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको बेसिकली शेयर्स खरीद रहे कंपनी के या फिर उसको और कुछ दे रहे हैं, हम उसको लोन देते हैं कंपनी को, ठीक है। और वो जो लोन होता है उसको हम डिबेंचर बोलते हैं, जब कोई बेसिकली नॉर्मल पर्सन जो है कंपनी को लोन देता है, ठीक है। नॉर्मली हम कोई अगर कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेती है तो बेसिकली वो क्रेडिटर हो जाते हैं, बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन आम जनता जो है वो बैंक को मतलब बेसिकली कंपनी को लोन देती है तो उसको डिबेंचर बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप समझ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ओके। तो 10,000 के ये डिबेंचर लेता है, ठीक है। इस डिबेंचर को हम सिक्योर लोन भी बोलते हैं, सिक्योर लोन, ठीक है। क्यों सिक्योर लोन बोलते हैं तो आगे आपको समझ आएगा क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई क्या चीज़ है। अब देखो होता क्या है, ये बिजनेस चलाते जाता है, सोलोमन जो रहता है अपना बिजनेस चलाते जाता है, बट क्या होता है कि साल भर बीत जाते हैं एंड देन इसका जो बिजनेस होता है काफ़ी ज़्यादा ठप पड़ने लग जाता है, मतलब कह सकते हैं लॉस में जाने लग जाता है। एंड अब इसका जो बिजनेस रहता है वो वाइंड अप होने के कगार पे आ जाता है, मतलब बेसिकली अब बिजनेस को बंद किया जा रहा है, सारे एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो जब इसका बिजनेस बंद कर रहे थे तब देखा गया, बेसिकली चेक किया गया कि इसका टोटल कितने असेट है, कितने लाइबिलिटी है, तो पता चला कि इसके बिजनेस के अंदर टोटल जो असेट है वो सिर्फ 6,000 पाउंड्स के है, ठीक है। मतलब 6,000 पाउंड्स के असेट इसके पास है, मतलब बेच बाच के। एंड जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 17,000 पाउंड्स की, मतलब कह सकते हो लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, असेट्स कम हो गई थी, ठीक है। उसमें भी अगर आपको अच्छे से समझाओ कि ये लाइबिलिटी का डिवाइडेशन कैसा है, मतलब बेसिकली कौन सी लाइबिलिटी कितनी है, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि देखो बेसिकली इसने 10,000 पाउंड्स के बेसिकली डिवेंचर्स लिए थे, तो वो 10,000 की लाइबिलिटी, एंड 7,000 बेसिकली पाउंड्स के किसी क्रेडिटर से कर्जा इसने लिया था, बेसिकली बिजनेस को करने के लिए किसी से पैसे लिए थे 7,000 पाउंड्स के, ठीक है। तो लोन लिया था एक टाइप से आप कह सकते हो। तो ये टोटल 17,000 के बेसिकली इसका लाइबिलिटी हो जाती है। आप कह सकते हो आप ऐसा कि यहाँ पर देखो ये जो 10,000 इसके डिबेंचर, ये तो इसके खुद के ही है, तो ऐसा भी कह सकते हैं इसके बाद तो सिर्फ 7,000 की लाइबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं है ऐसा, तो देखो अब आगे समझते हैं। अब देखो यही बात हो गई, जो क्रेडिटर था बेसिकली सोलोमन और जो क्रेडिटर था उनके बीच में झगड़ा हो गया। क्रेडिटर बोलता है देखो भाई तुम्हारे पास असेट कितने 6,000 के, ठीक है, 6,000 पाउंड्स के, तो एक काम करो क्योंकि भाई कंपनी है, तुम अपने घर से तो पैसे लाओगे नहीं, तो कंपनी के जो असेट है उसको बेचकर मेरे जो मतलब जो अमाउंट है वो पे ऑफ करो, ठीक है। टोटल मेरे कितना है, मतलब बेसिकली 7,000 पाउंड्स तुमको देने, अभी 6,000 पाउंड्स है तुम्हारे पास, एक काम करो पूरे के पूरे 6,000 पाउंड्स है वो मुझे दे दो, ठीक है। मतलब क्रेडिटर का कहना है कि भाई मेरे को दे दो, क्योंकि 10,000 डिबेंचर तो तेरे ही है ना, तेरे ही कंपनी के तेरे ही मतलब डिबेंचर है, तो तू क्यों लेगा पैसा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब तू अपनी कंपनी को लोन कर देगा और फिर बोलेगा भाई अब जब बेचने जा रहे सारे एसेट्स तो बोल रहे हैं अब मेरा पहले लोन कवर करो, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्रेडिटर का ये कहना था, ठीक है। सोलोमन का क्या कहना था, देखो सोलोमन चालाक आदमी था, उसको सबसे पहले मतलब पहले से ये सारी चीज़ें पता थी, तो वो क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पास जो लोन है वो एक डिबेंचर है जो सिक्योर लोन है, एंड सबसे पहले पैसा मैं लूँगा, यानी क्या कि जो 6,000 रुपये बचे हुए हैं जो असेट्स है वो 6,000 के जो पाउंड्स है वो मैं रखूँगा, अगर कुछ बचता है तो तेरे को दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ तो बचेगा ही नहीं, तो मतलब तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरे के पूरे पैसे मैं रखूँगा, ठीक है। अब क्रेडिटर गुस्सा हो जाता है, झगड़ा झुगड़ी होता है सारी चीज़ें, तो सोलोमन जो है वो अपनी कंपनी को बेसिकली कोर्ट में चला जाता है बातचीत करने के लिए। देखो अब कोर्ट जो है बेसिकली जो लॉर्ड है वही सारी डिसीजन लेंगे, बेसिकली जो जस्टिस होगा हमारे साथ वही होगा, ठीक है। तो इन लोग चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अब कोर्ट ऑफ लॉ में क्या डिसीजन आता है, तो देखो कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि देखो बेसिकली यहाँ पर हम बेसिकली ये कंसेप्ट लाएंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का, ठीक है। अब क्यों लाएंगे, तो देखो इन लोग बोलते हैं मतलब जो जज रहता है वो क्या बोलता है, वहाँ पर लॉर्ड बोला जाता है वैसे यूके के अंदर। तो देखो अब कहना क्या है उनका, वो कहते हैं देखो सोलोमन जो है उसने क्या किया, एक कंपनी खोली, ठीक है, कंपनी खोली, एंड कंपनी का एक फीचर है ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी क्या कि एक सेपरेट दूसरा ही एक पर्सन बन जाता है एक बार ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, तो ठीक है ये एक सेपरेट पर्सन है। अब देखो क्योंकि एक सेपरेट पर्सन है
तो अब क्या हुआ है यहाँ पर देखो, कंपनी बेसिकली है सोलोमन की ही, इसके ज़्यादातर शेयर्स सोलोमन के ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंपनी है और इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है, तो अब ऐसा किया जा सकता है कि ये जो सोलोमन है ये अपने कंपनी को ही डिबेंचर्स दे दे, मतलब बेसिकली अपने कंपनी के ही डिबेंचर्स को खरीद ले, यानी अपने कंपनी को ही लोन दे दे। एंड देखो यहाँ पर सबसे पहले एक मतलब बेसिकली अकाउंट या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल की बात है, कॉमर्स की बात है कि देखो जब पेमेंट करने की बात आती है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की बात आती है, तो सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो होती है डिबेंचर्स की। मतलब क्या कि अगर आपको पेमेंट करने, आपके सेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज़ को पे करना है, तो सबसे पहले पे किए जाते हैं डिबेंचर्स, एंड डिबेंचर्स को पे ऑफ करने के बाद मिलते हैं क्रेडिटर्स को पैसे, और अगर फिर भी बच जाता है कुछ अमाउंट तब जाकर वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो। तो इनको हम सिक्योर बेसिकली लोन कहते हैं, एंड इनको हम अनसिक्योर लोन कहते हैं। ठीक है, मतलब अनसिक्योर लोन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिबेंचर्स को पैसे भरेंगे एंड देन जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सबसे पहले मिलता है किसको, सबसे पहले मिलेगा डिबेंचर्स को एंड देन मिलेगा बेसिकली क्रेडिटर को पैसा। अगर बच जाता है तब, नहीं बचेगा तो तेल लेने जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हुई। तो अब जज जो है उसका यही कहना है कि देखो कंपनी जो है, क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन है, वो एक सेपरेट पर्सन है, तो सोलोमन जो है इस सेपरेट पर्सन को लोन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, उसके डिबेंचर्स को खरीद सकता है। अब क्योंकि सोलोमन के पास जो है 10,000 के डिबेंचर्स है, तो सबसे पहले पेमेंट उसी को मिलेगी, अगर बचेगा तो तेरे को मिलेगा, क्रेडिटर को, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कंसेप्ट बोला गया कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो जो उसको बनाने वाला पर्सन है, आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये अपनी ही कंपनी को लोन दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बनाने वाला पर्सन है वो अलग पर्सन है, एंड जो ये बना हुआ पर्सन ये अलग पर्सन है, दोनों सेपरेट लीगल पर्सन है। मतलब बेसिकली कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहाँ पर ये जो सोलोमन है ये जीत जाता है केस, एंड देन बेसिकली ये जीत जाता है और अमाउंट इसको मिल जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि केस में बेसिकली जो फैक्ट है उसको समझना है। क्या कि देखो बेसिकली ये जो कंपनी होती है इसको हम एक सेपरेट लीगल पर्सन जैसा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और केस लॉ भी है जिसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा आगे। नाउ अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स आप उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मे बी आपको हल्का समझ आ गया होगा, अब इसके बारे में और आगे डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट इज़ एन डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। यानी क्या कि जो कंपनी है वो एक अलग पर्सन है, और जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी को बनाने वाले होते हैं, उनको हम अलग अलग मानते हैं। मतलब बेसिकली ये जो कंपनी होती है एक लीगल पर्सन होती है। लीगल पर्सन मतलब क्या कि जो असली में पर्सन नहीं है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन की तरह काम नहीं कर सकती, बट एक कानून के द्वारा बनाई हुई पर्सन है। ठीक है, मतलब लीगल पर्सन मतलब कि कानून ने इस पर्सन को जन्म दिया, मतलब बनाया है। ठीक है, कानून की नज़रों में ये पर्सन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बोल सकते हो, लीगल पर्सन भी बोल सकते हो, जिसकी खुद की एक पहचान है। अगर मान लो ये जो कंपनी है वो चाहे तो अपने नाम से बैंक अकाउंट भी खोल सकती है, जैसा आपने सुना होगा कि रिलायंस जो है बेसिकली इस कंपनी, मतलब बेसिकली आपने नॉर्मली रिलायंस का नहीं सुना होगा, या फिर आप कह सकते हो जैसे आप सुनते होंगे ना कि ये जो पर्टिकुलर जो पर्सन है इस कंपनी के ऊपर हमने केस कर दिया। यानी क्या कि इस पर्सन ने बेसिकली, कोई भी पर्सन जो है, जैसे हम मैगी के ऊपर केस कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो मैगी के ऊपर हमने केस कर दिया, अब हमने मैगी के जो शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर थोड़ी केस किया कि भाई लो तुम्हारे ऊपर हम केस करें, तुमको जेल में डालेंगे। नहीं, हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। हम किसके ऊपर केस कर रहे हैं? हम कंपनी के ऊपर केस करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन बन चुकी है, हम कंपनी के ऊपर केस कर रहे हैं। ऐसे बताओ कि आपके कोई मतलब बेसिकली अगर मान लो आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप और आपकी गाड़ी एक पर्सन नहीं है, तो अगर आपकी गाड़ी किसी को ठोकेगी तो कोई बताओ आपकी गाड़ी के ऊपर केस करेगा या आपके ऊपर केस करेगा? वहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं है। बट अगर बिजनेस कंपनी में देखोगे तो क्योंकि एक अलग पर्सन है, तो कोई अगर मान लो आपकी कंपनी की वजह से किसी को कोई परेशानी होती है तो वो आपकी कंपनी के ऊपर केस करेगा, शेयर होल्डर्स के ऊपर केस नहीं करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर सेपरेट लीगल पर्सन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड अ पार्टनरशिप हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो पार्टनरशिप में देखोगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर बिजनेस और जो पार्टनरशिप फॉर्म जो है और जो पार्टनर्स है वो सबको एक ही माना जाता है। अगर कल को बिजनेस में लॉस होता है तो पार्टनर्स का लॉस बोला जाएगा, कंपनी का लॉस नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर कंपनी में लॉस होता है तो कंपनी का लॉस बोला जाएगा, पार्टनर्स का लॉस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। मान लो आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, जैसे मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए। ठीक है, कंपनी मान लो डूब गई, तो क्या कंपनी मेरे घर पे आएगी, बोलेगी भाई अब हमको लाइबिलिटीज भरने को नहीं हो रहा है, काम करो तुम अपना घर बेचो, हमें 1 करोड़ की जरूरत है, किडनी बेचो और हमको पैसा दो। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेगी कंपनी हमको। ओके, तो वहाँ पर देखोगे तो बेसिकली हमारे जो पार्टनर्स है वो पार्टनर का लॉस नहीं बोला जाएगा, वो कंपनी का लॉस बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स और कंपनी अलग अलग है। तो इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप में बस कुछ नहीं है, बस बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। ओके, और यहाँ पर वही वाला जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसी का केस लॉ बताया गया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या लिखा है तो केस के फैक्ट को पढ़ लेते एक बार कि सोलोमन वाज अ शू मैन्युफैक्चरर, मतलब जूते बनाने वाला काम था,
ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम इट सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस, मतलब जो बिजनेस कर रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने कंपनी खोल दी। द 7 सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब बेसिकली उसके जो 7 सब्सक्राइबर थे, जो 7 जो मेंबर्स थे कंपनी के, वो कौन थे? तो एक तो सैलोमन था, उसकी वाइफ थी, एक डॉटर थी और 4 उसके लड़के थे, ठीक है, मतलब सन थे। दे रिमेनेड द ओनली मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब बेसिकली खाली उतने ही मेंबर्स थे, साथ के साथ ही उससे ज़्यादा बाकी किसी को ऐड नहीं किया। कह सकते हो फैमिली बिजनेस इन लोग चला रहे थे, बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया था तो कंपनी बन गई थी इनकी। ओके, तो सलमान विथ हिज 2 सन्स द ओनली विथ हिज 2 सन्स कॉन्स्टिट्यूटेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब दो सोलोमन और उसके 2 जो लड़के थे उन तीनों ने मिलकर बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर बन गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। द बिजनेस वॉज ट्रांसफर्ड टू द कंपनी फॉर $40, मतलब $40,000, मतलब डॉलर नहीं सॉरी पाउंड में बेच दिया गया कंपनी को, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया जो भी असेट्स थे जो उनके पहले बिजनेस वाले को, वो कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड जो सोलोमन था उसने 20,000 पाउंड्स के शेयर्स को रख लिया। एक शेयर की कितनी कीमत थी? तो 1 पाउंड थी, ठीक है। एंड उसने 10,000 के डिबेंचर्स ले लिए, ठीक है। विद इन 1 ईयर क्या हुआ कि कंपनी जो रहती है वेंट इनटू लिक्विडेशन में चली जाती है, मतलब बंद होने। ऑन वाइंडिंग अप द अनसिक्योर्ड क्रेडिट कंटेंडेड दैट कंपनी वाज नॉट हैविंग द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब क्या बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो मैंने आपको बताया, बेसिकली जो क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं उनको अनसिक्योर्ड बोला जाता है। तो अनसिक्योर्ड जो अपना जो क्रेडिटर था वो क्या कहता है, उसका कहने का ये है कि देखो भाई ये जो बिजनेस इन लोग कर रही है, जो कंपनी इन्होंने खोली है, कंपनी है ही नहीं, ये तो भाई ये लोग मतलब फैमिली बिजनेस कर रही है। ये जो कंपनी है और ये जो है ये मतलब अलग अलग पर्सन नहीं है, ये एक ही पर्सन है, ये लोग एक ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही कंपनी को कर्जा दे दिया, लोन दे दिया, एंड देन बोलते कि भाई हमको पहले पैसा दो, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब क्रेडिटर का कहना था। बट अब ये बेसिकली केस, मतलब बेसिकली कोर्ट में क्या हुआ, तो वही सारी चीज़ अब आगे देख लेते हैं। ओके, तो देखो आगे क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो देखो अब आगे क्या हुआ, नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि इट वॉज हेल्ड दैट द सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली था, क्योंकि इसके वजह से क्या इट वॉज देयर फॉर ट्रीटेड एज अ कंपनी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन, मतलब क्या कि इसलिए ये जो कंपनी है इसको एक अलग पर्सन की तरह देखा जाएगा। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर एक और केस लॉ दिया गया है, आरी कोंडाइल टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, बेसिकली 1886। यानी क्या कि देखो ये जो अपना सोलोमन कंपनी लिमिटेड का जो केस था, वो ये मतलब बेसिकली ये उससे भी पुराना वाला केस है, मतलब ये इंडिया का केस है, मतलब कह सकते हो इंडिया के अंदर ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो सोलोमन लिमिटेड कंपनी वाला जो केस लॉ उससे पहले ही आ चुका था, ठीक है। ये इंडिया का था बेसिकली केस लॉ। तो देखो उसमें क्या हुआ था, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको रीड नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली फैक्ट वही है, आपको पेपर में लिखना नहीं रहता, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी रहती, आपको बस इतना बता देना रहता है केस लॉ के बारे में, ठीक है। अगर आप 1-2 केस लॉ लिख दोगे तो देन जो चेक करने वाले थे उनको समझ आ जाता है, हाँ भाई आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, एंड देन आपने सारी चीज़ें लिखी सही तरीके से, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली देखो एक लोग थे, मतलब कुछ लोग थे, बेसिकली कुछ 7-8 मेंबर्स थे जो कि बिजनेस करते थे। कौन सा बिजनेस करते थे? चाय बेचने का, ठीक है। बेसिकली उन लोग चाय मतलब टी बेचने का काम करते थे, चाय वाले थे उन लोग। तो उन लोग क्या सोचते, हम लोग एक कंपनी खोल लेते, एक काम करते। तो उन्होंने एक काम किया कि हम लोग बोलते कंपनी खोल देते, ठीक है। तो उन लोग क्या करते, कंपनी खोल देते, रजिस्ट्रेशन करवा देते, एंड कंपनी का नाम रखते कोंडाई टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बेसिकली कंपनी का नाम रखते थे इन लोग, ठीक है। अब होता क्या, जैसे कि सोलोमन ने क्या किया कि अपना जो कंपनी जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग शूज़ की जो कंपनी थी उसके सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया, मतलब सारी चीज़ों को। वैसे ही ये जो 7-8 जो मेंबर्स थे कंपनी जो अपना टी का बिज़नेस कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी क्या किया कि उनके पास जो असेट्स थी, जो सामान था, बिज़नेस जो कर रहे थे पहले, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी, मतलब सारी चीज़ें कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी, उसके कंपनी के नाम पे कर दी, ठीक है। और उसके बदले में क्या किया, तो शेयर्स ले लिए कंपनी के। अब देखो जब आप कोई प्रॉपर्टी को, जैसे अगर मान लो आप बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हो कि भाई अब ये जो बिल्डिंग है ये कंपनी के नाम पे हम लोग कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हो, ओनरशिप को भेजते हो, तो देन वहाँ पर आपको कुछ टैक्स भरने पड़ते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम पर एक बेसिकली एक एक्ट था जिसको स्टैम्प एक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर एक ड्यूटी बोली जाती है, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो टैक्स भरना रहता है। अगर आप कोई भी बेसिकली जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करते हो, दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो, तो देन आपको टैक्स भरना पड़ता है, एक ड्यूटी भरनी पड़ती है जिसको वोलेरम ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी भरनी पड़ती है आपको। अगर आप कोई भी
ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो दूसरे किसी पर्सन को, ठीक है। तो अब बेसिकली शेयर होल्डर्स का कहना क्या था कि देखो भाई, हम दूसरे किसी पर्सन को थोड़ी बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, हम तो अपनी ही कंपनी को अपना ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। मान लो हम अपने एक जेब से निकाल कर दूसरे जेब में डाल रहे हैं, तो हम टैक्स किस बात का भरें, ठीक है। एंड जो अपना बेसिकली जो रजिस्ट्रार था, बेसिकली जो ये सारी चीज़ों को ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने वाले लोग जो रहते हैं गवर्नमेंट, उन लोगों ने मना कर दिया ट्रांसफ़रशिप मतलब ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने से, क्योंकि उन लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। वो उन लोग बोलते मैं टैक्स क्यों भरूँ, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेसिकली एक केस कर दिया गया। बेसिकली इन लोगों ने केस किया कि देखो भाई, यहाँ पे तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, जो जज था उसने क्या डिसीजन लिया कि उसने बोला देखो भाई, तुम्हारी जो कंपनी है वो एक अलग पर्सन है, एंड जो तुम शेयर होल्डर्स हो वो तुम लोग अलग अलग लोग हो, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड आप लोग अलग एक नेचुरल पर्सन हो, अलग अलग पर्सन हो। एंड आपने क्या किया, आपने अपने जो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स थे यानी प्रॉपर्टीज जो थी उसकी ओनरशिप इसको ट्रांसफ़र कर दी, एंड देन उसके बदले में उस कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, ठीक है आप लोग। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, आप एक दूसरे पर्सन को जो है अपनी प्रॉपर्टी को ओनरशिप दे रहे हो, तो देन आपको ड्यूटी भरनी ही होगी, ठीक है। अगर मान लो आप पार्टनरशिप फर्म खोलते, सोल ट्रेडिंग कंसर्न खोलते, तो वहाँ पर आपका बिजनेस आप ही हो, आप दोनों अलग अलग नहीं हो, तो देन वहाँ पर चलता। बट क्योंकि आपने कंपनी खोली है, तो वहाँ पर वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, देन वहाँ पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वोलरम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर आई लास्ट में डिसीजन कि हाँ भाई, ये जो दो लोग हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग अलग पर्सन है, एक ही जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हो सोलोमन वाला ही डिसीजन लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मे बी आपको ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो, जो अपना तीसरा जो अपना फीचर है कंपनी का, वो आप देख लेते हैं, जो कि है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लंबा लेक्चर यही तक हो गया, बट टेंशन मत लो, सिर्फ वहाँ पर केस लॉ थे इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया था। अब आगे केस लॉ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट समझते जाना है, केस लॉ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बस 2 ही केस लॉ मेरे को लेने थे आज, बाकी अभी सिर्फ कंसेप्ट है, थ्योरी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ईजिली कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा, ओके। तो अब देखो, सबसे पहले परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि देखो, आपने आज अपनी बिजनेस को खोला, ठीक है। आज आपने क्या किया, अपनी कंपनी को खोला, एंड देन हो सकता है आपने सुना होगा काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है वो 100-200 साल तक चलती रहती है, ठीक है। आपने सुना होगा ये जो कंपनी है या फिर ये जो बेसिकली पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है ये 100 साल पुरानी है, या फिर ये जो कंपनी है ये 150 साल पुरानी कंपनी है, मतलब बहुत पुरानी पुरानी अपनी कंपनी सुनी होगी, ठीक है। अब देखो, जो कंपनी को फाउंड करता है, जो कंपनी को बनाता है, ठीक है, जैसे ये पर्सन ने मान लो कंपनी को बनाया, तो अब अगर मान लो ये जो कंपनी का जो ओनर है, जो कंपनी को बनाता है और ये मर जाता है, ठीक है, कंपनी को बनाता है, मर जाता है, एंड देन बाकी और दूसरा कोई मेंबर आ जाता है, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि देखो, कंपनी में नए नए मेंबर्स आते जाएंगे, नए नए मेंबर्स जाते जाएंगे, लेकिन कंपनी वैसे ही चलती जाएगी, क्योंकि कंपनी को बनाने वाला कौन है, कंपनी को बनाने वाला लॉ है, तो उसको मिटाने वाला भी लॉ ही है। यानी क्या कि जब तक लॉ में ये नहीं आ जाता, बेसिकली कानून जो है, जब तक बेसिकली किसी भी कंपनी को ये नहीं कह देता कि हाँ भाई अब इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो या फिर ये अब वाइंड अप हो रहा है, तब तक वो जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस उसकी चलती रहेगी, ठीक है। चाहे उसके अंदर सारे मेंबर्स भी खत्म क्यों ना हो जाए, मतलब सारे के सारे मेंबर्स भी अगर मर जाते हैं मान लो, या फिर पागल हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, तब भी वो कंपनी चलती जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है कि नए नए मेंबर्स आते जाएंगे, नए नए पुराने पुराने मेंबर्स चलते जाएंगे, मतलब हर बार मेंबर्स बदलते जाएंगे, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं बदलेगी, वो हमेशा ही चलती जाएगी, अब जैसे चल रही है वैसे ही, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी को बनाने वाला लॉ है तो उसको मिटाने वाला भी लॉ है। किसी एक पर्सन के चले जाने या फिर कुछ लोगों के चले जाने की वजह से बिजनेस जो कंपनी जो है वो रुकने वाली नहीं है, उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। जैसे कि हम देखोगे, अपना जो रिलायंस है, अगर रिलायंस में मान लो मुकेश अंबानी चले जाते हैं, वहाँ से मान लो बिजनेस को छोड़ देते हैं, तो क्या वहाँ पर बताओ कंपनी बंद हो जाएगी? जैसा आपने सुना होगा एप्पल कंपनी, ठीक है, अपना जो एप्पल है, आईफोन जो है, उसके अंदर आपने सुना होगा, आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो स्टीव जॉब्स है उनको कंपनी से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर बताओ क्या कंपनी से जो स्टीव जॉब्स है वो निकल गए, तो क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं बंद हुई, ठीक है। वैसे ही वो चलती रह रही थी, बाद में वो वापस भी आ गए वैसे तो वहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक कंपनी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी एक पर्सन या फिर कुछ लोगों के जाने से, कुछ मेंबर्स के जाने से कंपनी कभी भी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती जाएगी, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी मे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी, हमेशा चलते जाएगी। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे रिलायंस को कौन बनाया था, तो बेसिकली अपने जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने
बनाया था, बट जब वो बेसिकली उनकी डेथ हो गई तो क्या उसके बाद कंपनी बंद हो गई? नहीं बंद हुई, ठीक है। नए मेंबर्स आए, पुराने मेंबर्स चले गए, बट कंपनी वैसे ही चलती रही, कंटिन्यूटी उसका चलते रहा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी क्या? सीजेस का मतलब होता है छीन लेना। यानी क्या? एक कंपनी का एग्जिस्टेंस तब छीन लिया जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, यानी उसका लिक्विडेशन होगा। बेसिकली अब कंपनी को बंद जब कर दिया जाएगा ऑफिशियली लॉ के द्वारा, या फिर बेसिकली उसका लिक्विडेशन हो जाएगा, वाइंड अप होगा, असेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, देन तब उसको बोला जाएगा कि हाँ भाई अब जाकर कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, सीजेस हो चुका है। ओके, तो ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। उसके बाद होता है सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी वही सेपरेट लीगल एंटिटी वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर वापस से ला दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी जो है अपना सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है। देखो, कंपनी अपने नाम से चाहे तो बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी चाहे तो बेसिकली अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, गाड़ी खरीद सकती है, बंगला जो चाहे वो खरीद सकती है, ठीक है। कंपनी चाहे तो अपने नाम से किसी से साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी चाहे तो कि बेसिकली एक बिल्डिंग अपने नाम से खरीद सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी चाहे तो अपने नाम से कोई भी चीज़ खरीद सकती है, मतलब वो अपने नाम से खरीदेगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप हो एंड आप अपने नाम से कोई गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, या आपके नाम की गाड़ी है, तो देन क्या आपका जो बेसिकली जो बाकी के जो रिलेटिव्स है, मान लो आपके चाचा है, वो आपको बोल सकते हैं भाई कि ये जो गाड़ी है ये तो हमारे घर की गाड़ी है, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर पे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते वो, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो आपके नाम से आपकी गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी में भी है कि कंपनी की जो असेट्स होते हैं, जो कंपनी के जो असेट्स होते हैं, ठीक है, ये कंपनी है एंड इसके पास जो जो असेट्स है वो कंपनी के होते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये हक नहीं दिखा सकते भाई क्योंकि कंपनी हमारी है तो ये असेट भी हमारे, हम घर पे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कंपनी में एसी है तो कोई शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता भाई कंपनी का एसी हमारा एसी है, हम घर पे लेके जा रहे हैं, हमारे घर का एसी खराब हो गया, ठीक है। या फिर कंपनी के अंदर लैपटॉप है, हमारा लैपटॉप खराब हो गया, एक काम करते हैं कंपनी का लैपटॉप लेके जाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो हमको कोई लोन भरना है तो हमने कंपनी के असेट्स को बेचकर लोन भर रहे हैं, अपना पर्सनल लोन भर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब अपने नाम से वो कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, मतलब बेच भी सकता है, खत्म भी कर सकता है, वो सारी चीज़ें अपने नाम से, ठीक है। तो द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड असेट। और जब जो कंपनी रहती है वो उस कंपनी का जो भी कैपिटल रहता है और जो असेट्स रहते हैं वो उसका ओनर बन जाती है। तो उसके अंदर जितना भी पैसा होता है कंपनी के अंदर, कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता भाई ये जो कंपनी का पैसा, एक काम करता हूँ थोड़ा सा पैसा लेके जाता हूँ, घर में पैसा कम पड़ रहा है खर्चा करने के लिए, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। वो अपने शेयर्स को बेचकर पैसा ले सकता है, बट कंपनी के पैसे को डायरेक्टली ऐसा नहीं कि भाई कंपनी तो मेरी ही कंपनी है, काम करता हूँ पैसा ले लेता हूँ, ऐसा वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि द शेयर होल्डर्स आर नॉट द सेवरल और जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। यानी वो जॉइंट ओनर या फिर किसी भी प्रकार से ओनर नहीं होते कंपनी के जो भी असेट्स होते हैं उसके, ठीक है। नो शेयर होल्डर हैज़ एनी राइट ऑन एनी ऑफ दिस असेट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनेड बाय द कंपनी फॉर ही हैज़ नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। यानी क्या कि कोई भी जो बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा हक नहीं होता कि भाई कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर बोल सके कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ या फिर इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन द कंपनीज एज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड नो चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबरशिप अफेक्ट द टाइटल ऑफ द कंपनी। यानी क्या कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी बोली जाएगी, चाहे कोई भी मेंबर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही रहेगी, ठीक है। तो द असेट ऑफ अ कंपनी आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स डेट। यानी क्या कि कोई शेयर होल्डर ने खुद का कोई पर्सनल लोन लिया है एंड उसको भरने के लिए वो कंपनी के असेट्स को बेचेगा, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो बेसिकली ये सेपरेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यही बोल रहा है क्योंकि देखो अगर आपके पास सेपरेट, क्योंकि देखो कंपनी के असेट अगर आपके नहीं है तो यानी कि आपकी कंपनी के जो लाइबिलिटी है वो भी आपकी नहीं रहेगी, तो कंपनी की लाइबिलिटी फिर कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बेसिकली ये सेम कंसेप्ट है, ओके। उसके बाद देखो ट्रांसफरेबल शेयर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफरेबल शेयर मतलब क्या कि जैसे अगर आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर आप क्या करते हैं, हम शेयर्स को खरीदते हैं एंड जैसे ही हमको लगता है भाई शेयर के अंदर हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ गई है शेयर्स की, तो एक काम करते हैं शेयर्स को बेच देते, तो हमारा जब मन करता है हम तब बेच देते हैं, ठीक है। हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई बेचूँ कि नहीं बेचूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जब चाहे तब बेच सकते हैं, तो उसी को ट्रांसफरेबल शेयर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी जो रहती है उसके जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं, वो आप जब चाहे तब बेच सकते हो। वहीं पे अगर मान लो आप पार्टनरशिप कर रहे हो और आप चाहते हो भाई मेरी जो मेंबरशिप है, मेरा जो शेयर है कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर, वो मैं किसी और को दे देता हूँ, आपने रास्ते में कोई जाते हुए देखा और उसको दे दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते पार्टनरशिप के अंदर, बट कंपनी के अंदर आप जैसे मतलब जब चाहे तब बेच सकते हो किसी को भी, ठीक है। बेसिकली यही बोला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर यही देखो, यहाँ पर 3 सेक्शंस की मदद से अच्छे से समझाया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है,
ये क्या कहता है कि आप कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, द शेयर और डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शॉल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ कंपनी। मतलब क्या कि बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अपने जो डिबेंचर्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो जब चाहे तब जो पर्सन है वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, जब चाहे तब इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 45 का बताया गया कि एवरी शेयर इज अ इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शॉल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। यानी क्या बेसिकली कि अगर आप शेयर्स को खरीदते हो कंपनी के, तो वहाँ पर आपको एक डिस्टिंक्टिव नंबर दिया जाता है शेयर्स का कि भाई ये आपके शेयर्स है, ये आपके शेयर्स है, ठीक है। और ये कब होता है, जब आप फिजिकली जाकर कंपनी में जाकर वहाँ पर शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है। अगर मान लो आप डीमेट अकाउंट जो रहता है अपना, जैसे आप स्टॉक से मान लो, या फिर आपने एंजल वन से अगर कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है, डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं मिलता है। बट अगर आप जाते हो सामने पर्सनली, तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जहाँ पर आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सेक्शन 45 जो है वो आपको ये बोलता है कि आपको एक सेपरेट डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है आपके शेयर्स का, कि आपका कौन सा शेयर है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा गया, अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग द शेयर्स हेल्ड बाय एनी पर्सन शॉल बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ पर्सन टू सच शेयर। सेक्शन 46 ये कहता है कि बेसिकली देखो, एक बार आप कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब एक प्राइमरी एविडेंस होता है कि हाँ भाई आपके पास कंपनी के शेयर्स है, ठीक है। एंड कल को मान लो आपके ये गुम हो जाता है सर्टिफिकेट, तो देन आपको एक डुप्लीकेट भी मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। मतलब एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है अगर गुम हो जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, बट ये कब मिलता है, जब आप फिजिकली जाते हो कंपनी में, ठीक है। अगर मान लो आप डीमेट अकाउंट जो है आपका अपस्टॉक या फिर कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन जो है आप बेसिकली किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, तो वहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है, बट आपका जो अकाउंट रहता है वहाँ पर आपको दिखाया जाता है, मतलब बेसिकली एंट्रीज दिखती है कि हाँ भाई आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो वही आपका प्रूफ बन जाता है कि हाँ भाई देखो मेरे अकाउंट में ये सारी कंपनी के शेयर्स दिख रहे कि मैंने खरीदे, तो वही आपका प्रूफ बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो मतलब आप कंपनी के शेयर्स को आराम से इधर उधर कर सकते हो, ट्रांसफर बेच सकते हो जब चाहे तब। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एनेबल अ मेंबर टू सेल हिज शेयर इन द ओपन मार्केट एंड गेट बैक हिज इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंपनी। यानी क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि अपने शेयर्स को बेच देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई मैं अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को बेच दूँ, तो आप जाते हो कंपनी के पास में, उधर बोलते हो भाई मेरे को अपने कंपनी के शेयर्स को बेचना है, एंड देन कंपनी जो रहती है वो आपको पैसे दे देती है, आपके जो भी शेयर्स रहते हैं उनके, ठीक है। मतलब जितना भी अमाउंट का शेयर रहता है उसको उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट अब क्या होता है, देखो एक बार अगर कंपनी जो है आपका जो बिजनेस है, जैसे पार्टनरशिप में बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हो भाई कि आप जो है कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हो, बिजनेस को छोड़ के जाना चाहते हो पार्टनरशिप के अंदर, देन आप क्या बोलते हो अपने पार्टनर्स को, बोलते हो भाई मेरा जो हिस्सा बन रहा है मेरे को दो, मैं जा रहा हूँ बिजनेस छोड़कर, ठीक है। बट कंपनी में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब जो है इस शेयर को ओपन मार्केट के अंदर यानी शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को बेच दो, एंड देन अपने पैसे को ले लो। आपको डायरेक्टली जाकर कंपनी से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों किसी को बेच सकते हो, ठीक है। तो यही बोला गया कि दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी। और कंपनी को भी टेंशन नहीं रहता कि बार बार भाई जेब में से पैसे निकाल कर लोगों को दो, उनके शेयर्स को खरीदो और देन फिर वापस इसको बेचो। टेंशन लेने की उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है, एंड इन्वेस्टर जो रहता है उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, टू कैपेसिटी, मतलब नेक्स्ट जो फीचर इसका है वो है टू कैपेसिटी टू सू और बाय सुएट। मतलब क्या यहाँ पर है, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी रहती है वो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, एंड कंपनी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है। मतलब क्या, कोई मान लो आपकी कंपनी है बीकॉम चाय वाला, ओके। अब आप जो है जिससे चाय पत्ती खरीदते थे, मान लो वो चाय पत्ती के अंदर मान लो कंकड़ पत्थर मिलाकर आपको दे रहा है, देन आपने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो आप किसके नाम से केस करोगे? क्या आप अपने नाम से केस करोगे, भाई ये मेरा नाम अंकित है मैं केस कर देता हूँ, मैं सुमित हूँ? तो ऐसा आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप कंपनी के नाम से केस करोगे। बीकॉम चाय वाले ने केस कर दिया किसके ऊपर, चाय पत्ती वाले के ऊपर, ठीक है, बेसिकली इस तरीके से। तो आपका एक बार कंपनी बन जाता है तो आप कंपनी के नाम से जो है किसी भी पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो, किसी कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हो, एंड कोई दूसरा पर्सन जो है वो भी आपकी कंपनी के ऊपर केस कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि मैगी के ऊपर केस हो गया है, किसी ने केस कर दिया, या फिर हम किसी दूसरी कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे फिल्मों में दिखाता है ना कि भाई को उन लोग खराब खराब केमिकल्स छोड़ रहे तो लोग जो है कंपनी के ऊपर केस कर देते हैं, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर भी लोग केस कर सकते हैं एक बार अगर आपकी कंपनी जो है रजिस्टर हो जाती है तब, ओके। तो इसका सिक्स्थ फीचर है कि आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, आप भी किसी के ऊपर केस कर सकते हो अपने नाम से, कंपनी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है कंपनी का, वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि आपकी जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड हो जाती है। कितनी लिमिटेड हो जाती है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो देखो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें लिखी है, इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें कुछ खास नहीं बताया गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी क्या कि जो कंपनी जो कंसेप्ट है, जो कॉर्पोरेट कंसेप्ट है, वो इसलिए ही इतना फेमस हुआ है क्योंकि इसके अंदर ये कंसेप्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि अगर आप कंपनी खोलते हो तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, आपको अपना घर बार बेचकर पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स असेट्स एंड इज बाउंड बाय इट्स ओन लाइबिलिटी। यानी क्या, क्योंकि जो कंपनी है वो खुद एक मतलब खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक लीगल पर्सन है, तो इसलिए क्योंकि इसके पास देखो अब कंपनी है कि खुद के प्रॉपर्टी के मतलब खुद के नाम से अगर ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, इसके असेट खुद के हैं, तो ये खुद के नाम से लाइबिलिटी भी ले सकती है। एंड अगर कल को लाइबिलिटी भरने के टाइम आएगा तो ये शेयर होल्डर का मुंह नहीं देखेगी कि भाई थोड़े पैसे दे दो अपना घर बार बेच करके मेरे को अपने लाइबिलिटी भरना है, ऐसा नहीं करेगी कंपनी। कंपनी अपने जितने भी असेट्स है उसको बेचेगी, अपना जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको बेचेगी, एंड देन इसको जो लाइबिलिटीज रहेगी उनको पे ऑफ करेगी, ठीक है। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी रहती है वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, वो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी नहीं होती है। जैसे कंपनी के असेट्स कंपनी का असेट है, वो शेयर होल्डर्स के असेट नहीं है, वैसे ही कंपनी की लाइबिलिटी भी कंपनी की लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से अभी समझाऊंगा मैं आपको किस तरीके से होता है। द मेंबर डू नॉट अंडरटेक द लाइबिलिटी फॉर अ कंपनीज डेट, यानी मेंबर जो रहते हैं वो लाइबिलिटी को नहीं भरेंगे, ठीक है, मैं क्यों भरूँ, ठीक है, इस तरह से। तो देयर मे बी कंपनीज विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी एज फॉलो। यानी क्या कि बेसिकली जो कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है, जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे हो। मतलब जिस भी टाइप की आपकी कंपनी होगी उतनी आपकी लाइबिलिटी, उतनी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जहाँ पर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये बहुत कम ही कंपनी होती है क्योंकि वो लोग कंपनी इसीलिए ही खोलते हैं कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, ओके। तो देखो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वैसे आपके बुक में नहीं दिया गया है, मतलब इस टॉपिक अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली खुद ही से बता दूंगा अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, ठीक है। आपके बुक में मतलब डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिया गया है अनलिमिटेड कंपनी के बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये वाला सेक्शन 2 क्लॉज 22 जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके बाद इस टाइप की कंपनी के बारे में पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी के समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, मान लो 1000 रुपये के शेयर्स खरीदे, ठीक है। 1000 रुपये के बहुत सस्ते शेयर मिल रहे थे, मैंने 1000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, 1000 सॉरी मैंने 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़ के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। 1000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए मैंने कंपनी के, कौन से कंपनी के, रिलायंस कंपनी के, ठीक है। रिलायंस कंपनी के, मुकेश अंबानी की कंपनी थी, हमको लगा बहुत अच्छी कंपनी है, एक काम करते हैं शेयर खरीदते हैं। तो मैंने क्या किया, 1000 के शेयर्स खरीद लिए, कौन सी कंपनी के, रिलायंस कंपनी के, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कंपनी जब आप कोई भी मतलब शेयर होल्डर्स खरीदते मतलब बेसिकली शेयर्स को खरीदते हो, तो कई बार होता है कंपनी जो रहती है वो आपसे पूरे पैसे नहीं मांगती शेयर्स की। वो क्या बोलती है, एक काम करो अभी आप हमको सिर्फ आधा अमाउंट दे दो या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हमको दे दो, बाकी के जो पैसे वो बाद में दे देना जब हम आपसे मांगेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी ने मेरे को बोला अभी एक काम करो आप 500 रुपये मेरे को दे दो, अभी हमको 500 रुपये की ही ज़रूरत है, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकी का आपसे पैसे मंगवा लूँगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया मेरे से, मतलब रिलायंस कंपनी ने बोला कि एक काम करो अभी आपको हमको सिर्फ 500 रुपया दो, ठीक है, अभी इतनी की ज़रूरत है हमको, इतना ही दो, बाद में बाकी हम मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो कंपनी ने मुझसे क्या किया, 500 रुपया मांगा, ओके। अब बाद में क्या हुआ, मान लो कंपनी को, मान लो जैसे कि अब रिलायंस कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ही वैसे तो, बट वो चाहती है हम अपनी कंपनी को और बड़ा करना चाहते हो, चप्पे चप्पे में रिलायंस कंपनी का नाम हो, ठीक है। तो अब रिलायंस कंपनी क्या चाहती है, हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो रिलायंस कंपनी हमको बोलती है एक काम करो आप लोग जो है हमको जो बचे हुए आपके जो 500 रुपये थे उसमें से और हमको थोड़े से 200 रुपये और दे दो, ठीक है। तो कंपनी जो रहती है मतलब बेसिकली मेरे को बोलती है कि काम करो आप और 200 रुपये हमको भेज दो, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरे को तो 1000 रुपये देने थे, बट पहले कंपनी ने मेरे से 500 रुपये मांगे, फिर 200 रुपये मांगे, अभी कितने रुपये मेरे को देने बाकी है, 300 रुपये देने बाकी है, ठीक है, 300 रुपीज़ देने बाकी है। अब देखो होता क्या है, कंपनी जो है मान लो लॉस पे चली जाती है, ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है लॉस में नहीं जाएगी, बट मान लो एग्जांपल कि मान लो अब बिजनेस जो है वो डाउन चला जाता है, अब लिक्विडेशन का टाइम आ चुका है, वाइंड अप हो रहा है, सारी बिजनेस को बेचा जा रहा है, एंड देन अब कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, बेसिकली असेट मान लो जैसे कि कंपनी की जो असेट है वो कितनी है, असेट जो है बेसिकली मान लो 500 रुपये के असेट्स है, ठीक है, बहुत सस्ता मान रहे 500 रुपये के ही असेट्स है, 500 करोड़ आप मान सकते हो। एंड इसकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, तो वो बेसिकली 1000 रुपये की है, ठीक है, 1000 रुपये की लाइबिलिटी है, ठीक है, 1000 रुपये की लाइबिलिटी है। अब 500 रुपये तो इन लोग भर देते हैं लाइबिलिटी से, लेकिन फिर भी 500 रुपये देने अभी भी बाकी है, मतलब 500 रुपीज़ अभी भी देने बाकी है। अब कंपनी मेरे से मतलब कंपनी मेरा वो देखिए कि भाई शेयर होल्डर हो आप, कुछ मदद करो, तो कंपनी मेरे से कितना पैसा मांग सकती है, ठीक है, मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, कि क्या मैं पूरा का पूरा 500 रुपया दूंगा भाई, क्योंकि कंपनी का लॉस हो गया है। तो अब जैसे नॉर्मल बिजनेस हम करते तो हम क्या करते हैं कि अब भाई 500 रुपये लगेगा तो 500 रुपये ही मेरे को देना पड़ेगा, अब घर बार बेचकर 500 रुपया
दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कंपनी मुझसे कितना मांग सकती है, कंपनी मेरे से सिर्फ उतना ही पैसा मांग सकती है जो कि अनपेड अमाउंट था हमारे शेयर्स का, ठीक है। मतलब जितना मैंने अभी तक अपने शेयर्स के पैसे नहीं दिए, सिर्फ उतना ही पैसे मांग सकती है। मतलब क्या कि अभी कंपनी मेरे से सिर्फ 300 रुपये ही मांग सकती है, उससे 1 रुपया भी कंपनी मेरे से नहीं मांग सकती, ठीक है। और वैसे भी मैं लुटाने के लिए तो बैठा नहीं हूँ कि भाई जितना मांगी उतना देते जाऊँगा। मैं बोलूँगा भाई मेरे को तो सिर्फ 300 रुपये देने बाकी थे, मैं इतना ही दूंगा तेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, मैं सिर्फ 300 रुपये दूंगा। अगर मान लो मैंने ये भी पे ऑफ कर दिया था पहले ही, मान लो मैंने पूरे के पूरे पहले ही 1000 रुपये दे दिए, तब मैं 1 रुपया भी कंपनी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है उतनी, जहाँ तक कि मैंने अपना जो शेयर है उतना पे नहीं किया, वहीं तक की मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी क्या कि कोई कंपनी है जहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ शेयर्स तक ही लिमिटेड है, तो उसको बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। इसके पॉइंट को पढ़ते आपको और अच्छे से समझ आएगा कि मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मतलब क्या कि जो भी अनपेड जो अमाउंट होते हैं शेयर्स के, यानी 1000 के शेयर्स है एंड उसमें से मान लो मैंने 300 रुपये अभी तक नहीं दिए, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 300 रुपये तक ही पेमेंट करने की, उससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी आपकी लाइबिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रह जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 21 में आपको कंपनीज एक्ट 2013 के बताया जा रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये कौन सी कंपनी होती है, इसके अंदर आपकी कितनी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो देखो कंपनी बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर आपको एक गारंटी अमाउंट देने को बोला जाता है। मतलब क्या, आपने कंपनी खोली, आपने कंपनी के मेंबर बन गए, एंड देन कंपनी जो रहती है वो आपको बोलती है कि आप एक कंपनी को एक गारंटी अमाउंट हो, जैसे अगर मान लो कल को कंपनी डूब जाती है, उसके असेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, और अगर हमारे असेट्स कम पड़ते हैं तो देन आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको पे कर देना। मान लो जैसे ये 3 लोग हैं हम लोग, ठीक है, वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये कौन हूँ, ये अंकित, ये सुमित और ये पायल, ठीक है। तो हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग मेंबर हैं, ठीक है, कंपनी के। तो कंपनी हमको बोलती है एक काम करो, जब अगर कल को बिजनेस डूबेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, हम मतलब बेसिकली एक गारंटी अमाउंट दे दो कि आप जो है अगर कल को बिजनेस डूबेगा तो सब जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर जो है वो 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली पैसे देगा लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये देगा, ओके। अब मैंने गारंटी मतलब बेसिकली हम जो मेंबर्स हैं हमने गारंटी दी है कि हम इतना पैसा देंगे अगर लिक्विडेशन होता है तब, ठीक है। अब देखो कल को अगर मान लो जो कंपनी है उसको ग्रो करना है, मान लो एक नया ब्रांच खोलिए और उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो ऐसे टाइम पर क्या कंपनी मांग सकती है इन लोग से पैसा कि भाई अभी 10 हज़ार तुमने गारंटी दी थी ना, एक काम करो उसमें से 5 हज़ार रुपये दे दो, ठीक है। कंपनी ऐसा मांग सकती है? बिल्कुल नहीं मांग सकती, ठीक है। क्यों नहीं मांग सकती? क्योंकि देखो ये जो गारंटी अमाउंट जो मांगती है कंपनी, ये तभी मांग सकती है जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, यानी वाइंड अप होगा, कंपनी जब बंद होगी, असेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, तभी कंपनी ये पैसे मांग सकती है, ठीक है। तो बीच में कभी भी नहीं मांग सकती, जब कंपनी बंद होगी तभी मांगेगी कंपनी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। नाउ अब देखो आगे, अब मान लो कंपनी के जो असेट्स है वो है 5,000 रुपये के, ठीक है। कंपनी के असेट्स कितने हैं? 5,000 रुपये के। एंड उसकी जो लाइबिलिटी है, कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो है मान लो 20,000 रुपये के, ठीक है। या तो नहीं, बहुत छोटा अमाउंट ले लिया हमने, थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, ठीक है। कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो है 1,00,000 रुपये की, ठीक है। एंड कंपनी के पास जो असेट्स है, ठीक है, जो असेट है कंपनी के पास वो है 50,000 रुपये के, ठीक है। तो अब देखो कंपनी के असेट्स 50,000 रुपये का, लाइबिलिटी 1,00,000 की है, तो जब बेचा जाएगा सारी चीज़ों को तो फिर भी 50,000 रुपये अभी भी देना बाकी है कंपनी को, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, हम तीनों से 10-10 हज़ार रुपये मंगवाएगी, बोलेगी भाई देखो तूने गारंटी दिया था 10-10 हज़ार रुपये दोगे तो अब दे दो हमको, ठीक है। तो कंपनी हमसे कितना मंगवा सकती है, जितना हमने गारंटी अमाउंट दिया था, यानी 10-10 हज़ार, यानी टोटल 30,000 रुपये मंगवाएगी तीनों से मिलाकर, ठीक है। तो हम लोग 10-10 हज़ार रुपया ही देंगे, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, बट जितना हमने गारंटी दिया था सिर्फ उतना ही देंगे, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो मान लो यही अमाउंट जो है वो 20,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। यानी क्या कि कंपनी की लाइबिलिटी आप 20,000 रुपये देनी है, और हर एक अगर पार्टनर बेसिकली देखोगे तो गारंटी हमने कितना किया है, 30,000 की गारंटी दी है। तो अब बताओ कंपनी जो है इससे कितना मांगेगी, मतलब बेसिकली मेंबर से। तो देखो कंपनी जो है मेंबर से सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये मांगेगी, तब कंपनी 30,000 रुपये नहीं मांगेगी, क्योंकि यहाँ पर गारंटी अमाउंट बेसिकली वो अमाउंट होता है जब लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये जो मेंबर्स है लुटाने के लिए तो हम लोग बैठे नहीं है कि भाई ऐसे फोकट में पैसा देते रहे, क्यों, कंपनी तो बंद हो रही है। तो ऐसे टाइम पर अब देखो जितने पैसे की ज़रूरत है, अगर हमारी गारंटी से अंडर में अगर वो अमाउंट आता है तो जितनी पैसे की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम देंगे, बट अगर वो एक्सीड कर देता है हमारे अमाउंट को, देन जितना हमने गारंटी दिया था उतना हम देंगे। यानी क्या, अगर मान लो
500 रुपये की ज़रूरत है एंड हमने गारंटी कितनी 10,000 की दी है, तो हम सिर्फ 500 रुपये ही देंगे, हम 10,000 नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लो अमाउंट जो है वो कितना है 20,000 रुपये आपको देना है एंड हमने गारंटी 10,000 की दी है, तब हम 10,000 देंगे, ठीक है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही देंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है तो जितना हमने गारंटी दिया उतना हम देंगे, ठीक है। तो उसको कंपनी बाय गारंटी बोला जाता है। ओके, मे भी समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर उसी को लिखा गया, मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द memorandum of to such amount as the member may be respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी तो बेसिकली ये जो मेंबर्स होंगे कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे असेट्स के अंदर, यानी असेट को और बढ़ाएंगे, मतलब कुछ अमाउंट पे ऑफ करेंगे लाइबिलिटीज को भरने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड, कंपनी बाय गारंटी, ठीक है। उसके बाद देखो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 290 क्लॉज 92 के अंदर बताया गया अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कि यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, यहाँ पे लिमिटेड आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 63 के अंदर 1% कंपनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी ऐसी भी कंपनी होती है जहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स नहीं होते, एक ही पर्सन होता है। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही आदमी होता है, वैसे ही ये जो पर्सन होता है ये क्या करता है, बस अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवा देता है, इसकी वजह से इसकी भी कंपनी बन जाती है। बट क्योंकि ये एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा रहता है तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है 1% कंपनी, ठीक है। एंड क्या यहाँ पर बेसिकली क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी है तो क्या इसके अंदर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, तो देखो यहाँ पर भी आपकी लाइबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड ही रहेगी क्योंकि ये भी एक कंपनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1% कंपनी के अंदर भी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ओके, नाउ अब 8वां फीचर देख लेते हैं जो कि है कॉमन सील, ठीक है। अब कॉमन सील का मतलब क्या होता है, तो देखो एक बार आपका कंपनी रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो कंपनी को मिल जाता है कॉमन सील, ठीक है। ऐसे मतलब कंपनी अपना कॉमन सील बनवा लेती है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कुछ कंपनी नहीं भी बनवाती है, बट नॉर्मली देखोगे तो बेसिकली आप कॉमन सील हमारा मिल जाता है, ठीक है, हम बनवा लेते हैं कंपनी, ठीक है। तो कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कह सकते हो कंपनी का स्टैंप होता है, एक टाइप से बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन बन चुकी है, ठीक है। कंपनी एक लीगल पर्सन बन चुकी है एंड कंपनी क्योंकि अब बिजनेस कर रही है तो वो हो सकता है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदेगी, तो वहाँ पर कंपनी का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। और ये जो स्टैंप रहेगा, ये जो कॉमन सील रहेगा कंपनी का, वो एक सिग्नेचर की तरह काम करेगा, ठीक है। बेसिकली कह सकते हो कि कॉमन सील जो रहेगा वो कंपनी का सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कंपनी का जो कॉमन सील जो होता है कंपनी का, बेसिकली ये कंपनी का सिग्नेचर टाइप में होता है। एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेगी तो उसके बाद ये कॉमन सील आ जाता है, और कह सकते हो कॉमन सील प्रूफ की तरह भी काम करता है कि आप भाई आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अंडर इट्स ओन कॉमन सील, यानी क्या कि बेसिकली उसके पास अगर कॉमन सील होता है तो वैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर विद इट्स डायरेक्टर एंड विद इट्स मेंबर अंडर दिस कॉमन सील, यानी क्या कि अब ये जो बेसिकली ये जो कंपनी होती है वो अब किसी के साथ भी किसी भी बाहरी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने डायरेक्टर की मदद से, क्योंकि खुद तो जाएगा नहीं भाई लोगों के पास में, उसके जो डायरेक्टर रहेंगे उसके एजेंट की तरह काम करेंगे, और ये जो कंपनी रहेगा वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। जैसा रहता है ना, आपकी मम्मी मान लो बीमार है तो आप जाते हो मेडिकल में दवाई लेके आते हो, तो आपकी मम्मी प्रिंसिपल हो गई एंड आप एजेंट बन जाते हो मम्मी का, बोलते हो भाई मेरी मम्मी बोलिए कि ये दवाई दे दो। वैसे ही कंपनी जो है क्योंकि वो खुद जा नहीं सकती तो उसके बदले वो अपने डायरेक्टर या फिर मेंबर्स को भेजती है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है। और उसको बेसिकली अप्रूवल कैसे मिलेगा, तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का कॉमन सील इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी जो है वो एग्री करती है आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, ठीक है, एंड हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक कॉमन सील का इस्तेमाल होता है। एंड देखो 2015 में ये जो 2013 वाला जो एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, उसमें अमेंडमेंट किया गया एंड देन वहाँ पर एक और ऑप्शन ला दिया गया कि अगर मान लो किसी कंपनी के पास ये कॉमन सील नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या करें, तो ऐसे टाइम पर 2 डायरेक्टर्स अगर होते हैं कंपनी के तो उन लोग अगर साइन कर देते तो वो भी काम चल जाएगा, वो तब भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। या फिर अगर मान लो कंपनी के पास एक ही डायरेक्टर, मतलब बेसिकली अगर कंपनी का मास मान लो एक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, हर एक कंपनी जो है कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखती है, सीएस नहीं रखती है, बट कोई अगर कंपनी सेक्रेटरी रखी है तो ऐसे टाइम पर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तब, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉमन सील की, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसको एक कॉमन सील मिल जाता है। ओके, उसके बाद नाउ देखो यहाँ पर एक लास्ट चीज़ बताई गई है
जो कि है द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, यानी क्या कि अब कंपनी जो है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, आपको पता ही है भाई, अब किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो लिखा है कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर एज वेल एज विद पर्सन हु फ्रॉम फॉर्म द कंपनी बिकॉज कंपनी इज कंसिडर एज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, यानी क्या कि कंपनी जो है वो आउटसाइडर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी बाहरी आदमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एंड साथ में जो लोगों ने इस कंपनी को बनाया उनके साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। जैसे सोलोमन हमने देखा था, सोलोमन कंपनी लिमिटेड में कि हुआ क्या कि जो सोलोमन था उसने अपनी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अपनी कंपनी के इस डिबेंचर्स को खरीद लिया था। तो वैसा भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी के कानून के नज़र में क्या है कि कंपनी एक लीगल पर्सन, एक अलग पर्सन है, एंड ये जो बनाने वाला जो पर्सन है वो एक अलग पर्सन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। बट यहाँ पर बोला गया कि देर आर टू लिमिटेशन ऑन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या कि अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो कंपनी के पास दो लिमिटेशंस आ जाती है। ठीक है, कौन सी लिमिटेशन आती है? तो देखो यहाँ पर पहला लिखा है नेचुरल लिमिटेशन। मतलब क्या कि कंपनी के पास सबसे पहले तो एक नेचुरल लिमिटेशन रहती है। वो क्या रहती है कि देखो कोई भी कंपनी रहती है, ठीक है, देखो कोई भी कंपनी रहती है, वो खुद से किसी के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकती, उसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि भाई चलो निकल लिए। ठीक है, हाथ पैर तो है नहीं कि जाकर खुद ही बिजनेस कर लिए, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो वो क्या करती है, कंपनी जो रहती है वो अपनी एजेंट्स की मदद से जो है किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करती है। ठीक है, उसके एजेंट कौन होते हैं? तो उसके जो एजेंट होते हैं बेसिकली वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यानी क्या कि ये जो कंपनी रहती है वो अपने एजेंट्स की मदद से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसकी नेचुरल लिमिटेशन है, ये खुद से जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये अपने एजेंट्स की मदद से कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके एजेंट कौन है? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इसके एजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हामी भर दी तो मान लो कंपनी ने हामी भर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया तो समझ लो कि भाई कंपनी ने साइन किया है। ठीक है, तो ये इसके एजेंट की तरह काम करते हैं कि विच इज़ ड्यू टू इट्स नेचर, मतलब कंपनी की ऐसा ही नेचर का कंपनी है, वो खुद से चल फिर नहीं सकता। कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इट्स एजेंट, यानी अपने एजेंट्स की मदद से इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी क्या कि कॉमन सील का इस्तेमाल करते हुए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के नाम से उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कंपनी के बदले में कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से भी। ठीक है, तो एजेंट्स मतलब बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? कंपनी के एजेंट है, एंड कंपनी क्या है? प्रिंसिपल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो हमारा दूसरा जो बेसिकली लिमिटेशन है वो है लीगल लिमिटेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो लीगल लिमिटेशन इम्पोजेड बाय द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट ने ये लीगल लिमिटेशन लगाया है क्या कि देखो कंपनी जो है कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विच गोज बियॉन्ड इट्स टू मेन डॉक्यूमेंट, मतलब क्या कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो उसके दो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के उसके बाहर जाते हो। ठीक है, उसके खिलाफ में या फिर उससे बाहर जाते हो उस डॉक्यूमेंट के, वो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है कंपनी की जन्म कुंडली। ठीक है, मतलब कह सकते हो इसमें सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, कंपनी कौन सा बिजनेस करने वाली है, कंपनी के पास कितने कैपिटल है, कौन कौन कंपनी के मेंबर्स है, कंपनी का बेसिकली शेयर्स का क्या मतलब है कि भाई कौन शेयर बन सकता है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कहाँ पे बिजनेस है, इसका लोकेशन कौन है, बेसिकली पर्सनल डिटेल्स, सारी चीज़ें मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी जाती है। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है अपना जो एओए रहता है उसके अंदर बताया जाता है कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, कि बेसिकली कंपनी जो रहेगी वो किस तरीके से काम करेगी, कंपनी के अगर शेयर्स को हमें खरीदना है तो किस तरीके से शेयर्स को खरीद सकते हैं, अगर मान लो आप कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो क्या वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, ऐसे ही जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो दो डॉक्यूमेंट है इसके बाहर अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, मतलब कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, तो एनी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एज मेंशन इट्स डॉक्यूमेंट इज अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर वॉइड एब एन इश्यू, मतलब क्या कि कोई भी कंपनी जो है अगर उसके ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि इस ऑब्जेक्ट के बाहर जाता है, मतलब बेसिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट और उसके जो बेसिकली गोल्स है उसके बाहर जाता है, तो देन वो बोला जाएगा कि भाई ये मतलब बेसिकली प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब बेसिकली कुछ मतलब टेंशन ला रहा है बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर, इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं उसको हम वॉइड ऑफ इनिशियो बोलेंगे। ठीक है, वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब क्या होता है कि ये जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो शुरुआत से ही वॉइड है। वॉइड मतलब बेसिकली आपने इंडियन पार्टनरशिप में देखा होगा, वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही वॉइड होता है, मतलब बेसिकली इसके अंदर कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, आप कल को चाहो तो इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है,
तो वही ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाओगे जो कि बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि दो लिमिटेशन होती है। एक तो पहला क्या, ये नेचुरल लिमिटेशन है, खुद से हाथ पैर नहीं है तो खुद से जा नहीं सकता, एजेंट की मदद से करना पड़ेगा। और लीगल लिमिटेशन है कि भाई जो दो डॉक्यूमेंट है उसके अंडर में ही काम करना पड़ेगा, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मे बी अब यहाँ पर सारे अपने फीचर्स खत्म हो चुके हैं, तो मे बी सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो अगर नेक्स्ट लेक्चर को देखना चाहते हो कल आ जाएगा हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग रहेंगे उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो व्हाट्सअप में पक्का शेयर कर देना, या फिर आपका जो इंस्टाग्राम या फिर और भी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर शेयर कर दो अपने दोस्त लोग को इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख सके वीडियो को। एंड अगर आपको कुछ न्यू नोटिफिकेशन चाहिए रहेगी मतलब लेक्चर्स के बारे में कि आगे कौन से लेक्चर्स आएंगे, जैसे आप फाउंडेशन कोर्स के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स 4 जो है अपना सेमेस्टर 4 का, उसके भी लेक्चर सब आएंगे धीरे धीरे। तो अगर उसके बारे में भी डिटेल चाहिए रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। ठीक है, स्टडी पर्पस के लिए। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो, अपलोड होने के 1-2 दिन बाद, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सो मे बी सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।